Hello everyone, welcome to Science Plus TV. This channel today again welcomes you in the new video in which we are going to study the complete chapter for class 9th chemistry, and the title of the chapter is Matter in Our Surrounding. It's a very basic topic, so we will be taking all the contents in detail. तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं. What are the topics to be covered in this chapter? So here comes the contents. सबसे पहले we will be discussing about what matter is. Matter क्या है? ठीक है. We will be studying about what is matter. Then classification of matter. Matter कितने type का होता है? उसके बाद we will be talking about physical nature of matter. Physical nature मतलब physically matter जो है वो बना किस चीज़ का है? What is it composed of? और इसके जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज कितना छोटा या कितना बड़ा होता है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, राइट, जिसमें हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. मतलब ये जो मैटर है इसकी जो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, क्या ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, राइट. देन वी हैव अ स्पेशल टॉपिक इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में. ओके, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. ओके, so we will be starting with the very first topic, that is introduction to matter. Let's have it on the screen. So, what is matter? When this question arises in your mind, so you need to give a look around wherever you are sitting. Okay, आप अपने रूम में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, wherever you are. तो वहाँ से when we look at our surroundings, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं अपने आसपास, right? Like for example, this boy is sitting over here. You can see this boy smiling, looking at the desktop. तो इसके आसपास ही आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं. He is having this desktop, he is having this pen stand, right? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक फ्लावर वास है, एक टेबल है, there is a table. He is wearing clothes, right? क्लोथ्स इसने पहने हैं, शूज हैं इसके जो पैर हैं उसमें, राइट. सो ही इज हैविंग पेंसिल, ही इज हैविंग पेपर, एवरीथिंग अराउंड हिम. आप देखिए इसके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. एवरीथिंग इज मैटर. ओके, whether they are visible to you or not visible to you, if you can feel any of them, right, if you can feel them with any of your senses, then that is matter, of course. Okay, so matter is defined as anything that occupies space and has mass, and it can be felt with any one of our senses. either हम उसे छू सकें, ठीक है, या फिर हम उसे टेस्ट कर सकें, देख सकें, स्मेल कर सकें, ठीक है. तो इनमें से कुछ भी हम काम अगर कर सकते हैं तो दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद अ मैटर. ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? यू सी, एयर, एयर कैन बी फेल्ट. वाटर, वाटर कैन बी सीन एंड टच्ड. वुड है, चौक, टेबल, चेयर, और आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, ऑल दैट इज मैटर. ठीक है, जैसे हमारी अर्थ है, इसको भी माना जाता है कि जो बहुत पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना है, जिन्हें पंच तत्व बोलते हैं, राइट. एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर. ठीक है, तो ये जो हैं ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जितनी भी हैं, दे ऑल आर मैटर. ओके, अभी मैटर के बारे में हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाले हैं, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में. मैटर की क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है, राइट. इट इज, वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. लेकिन यहाँ पे इसमें हम मैटर की, इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की. केमिकल नेचर जो है वी विल बी स्टडीइंग लेटर. सबसे पहले हम फिजिकल नेचर तो समझ लें.
right? So here we go towards the next slide where we are going to discuss the physical nature of matter. ठीक है, तो जब भी हम फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये हमारा क्वेश्चन होगा कि मैटर किस चीज का बना है, राइट? इज इट कंटिन्यूअस और इज इट पार्टिकुलेट? मतलब वो क्या एक कंटिन्यूअस होता है या फिर पार्टिकुलेट होता है, मतलब पार्टिकल्स का बना होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है दो तरह के थॉट्स माने जाते हैं इसके लिए कि जो है ये एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है या फिर ये मैटर है जो कि पार्टिकल्स जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनसे बना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी, राइट? In this very simple activity you have been shown here that there is an activity shown to you, dissolution of salt in water। हमने पानी लिया, इस बीकर में वाटर है, तो वाटर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, उनको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टरिंग रॉड, राइट? सो व्हाट हैपेंस, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट और पानी के, अभी देखिए सॉल्ट जब हमने ऐड किया इट सेटल एट द बेस, ठीक है। लेकिन जब हम इसे स्टर करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो वाटर का कंटेंट है ये पूरा सॉल्टी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे और सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो आपस में मिक्स हो गए, और सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है उसके अंदर जाके फिक्स हो गए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी सॉल्टी हो गया। सो दिस एक्टिविटी शोज टू अस, प्रूव्स टू अस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं। what is the size of these particles, how small these particles are? This leads us to the next slide, ठीक है। इन ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इवन इमेजिन बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट? सो इसके लिए वी हैव एन एक्टिविटी here. What is done in this activity, we have taken 100 ml of water in a beaker, transparent beaker, and then we have added just very small amount of potassium permanganate crystals, ठीक है। 100 ml पानी में हमने डाले, उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, द वाटर विल टर्न पिंकिश। इसमें से 10 ml हमने लिक्विड लिया, ठीक है, और इस 10 ml लिक्विड को फिर से हमने 100 ml कर दिया एक अगले नेक्स्ट बीकर में, यानी कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को डायल्यूट किया, राइट? स्टिल इट इज पिंक। अब इस पिंक सॉल्यूशन में से फिर से आपने 10 ml लिया, ठीक है, और उसको आपने फिर डायल्यूट किया, स्टिल यू कैन सी द पिंक कलर इज परसिस्टिंग, राइट? अगेन वी हैव टेकन आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, एंड देन वी हैव अगेन मेड इट इनटू 100 ml। तो इस थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट से हमने जो है इतना सारा पानी, इतना सारा सॉल्यूशन बना लिया, बट एट द एंड आप देख सकते हैं द वाटर इज स्टिल पिंकिश। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने, जिसको हमने मैटर की तरह कंसिडर किया था, उसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो उसका थोड़ा सा भी अमाउंट, यू सी इस लास्ट वाले 10 ml की टेस्ट ट्यूब में कितना लेस अमाउंट है पोटेशियम परमैंगनेट का, बट स्टिल इट इज मेकिंग दिस 100 ml वाटर पिंकिश। That means just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब जितने ज्यादा वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। इसी एक्टिविटी को समझने के लिए आप घर पे 2 ml डेटॉल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट डिसइंफेक्टेंट डेटॉल। तो यू कैन जस्ट टेक 2 ml ऑफ डेटॉल इन सम अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन जब आप उसका रिपीटेड डायल्यूशन करेंगे ना इन द सेम मैनर जैसे आपने यहाँ पे किया है पोटेशियम परमैंगनेट का जो मैंने दिखाया है आपको, बट you can detect the smell even after repeated dilution। तो ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर वेरी 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 स्मॉल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हमें ये तो पता चल गया कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना होता है और पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं।
उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, लेट्स सी. So the very first property is that the particles of matter have space between them. Space होता है particles of matter के बीच में. Salt के dissolution वाली activity अभी हमने देखी थी, right? तो उसमें क्या हुआ था? Just imagine कि यहाँ पर जो है ये blue जो dots हैं, these are representing the water molecules, और ये red dots जो हैं, ये आप salt समझ लीजिए या कोई dye के particles समझ लीजिए. So whenever you add this red colored particle, तो ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं, दे आर स्प्रेडिंग इन बिटवीन द स्पेस प्रेजेंट अमंगस्ट द ब्लू पार्टिकल्स. इसका मतलब पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, एंड इसीलिए हम वन फॉर्म ऑफ मैटर को दूसरे फॉर्म में डिसॉल्व कर पाते हैं. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दे गेट सेटल इन द intermolecular spaces. Okay, so this activity shows to you that particles of matter have space between them. Next is a very important property, that particles of matter attract each other. ठीक है. अभी particles of matter जो हैं एक दूसरे को attract क्यों करते हैं? तो इसका सबसे पहला जो reason है, because they have interatomic attraction forces present between them. ठीक है. अभी देखते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के. तो हमने यहाँ पर एक कॉइन लिया है, ठीक है, यहाँ पर एक चौक लिया है, और यहाँ लिया है हमने वाटर. सो लेट्स सी, व्हेन वी आर हैमरिंग दिस कॉइन, कॉइन इज नॉट ब्रेकिंग, its particles are not separating. Why? Because the forces of attraction between the particles of this coin are very high. ठीक है, बहुत ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसी तरह से चौक को जब आप हैमर करते हैं, चौक पार्टिकल्स में टूट जाती है, इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव रिलेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट देम. यही हम लिक्विड्स के बारे में बात करें, तो लिक्विड्स को तो हैमर करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब इसको ट्रांसफर करते हैं, द मॉलिक्यूल्स दे गो टू दी अनदर कंटेनर. बट द वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो, दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस तो हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो सिर्फ इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि पार्टिकल्स को एक साथ रख सकते हैं. आपने देखा होगा वाटर जो है, इट्स नॉट स्प्रेडिंग हियर एंड देयर. इफ अगर आपने एक ग्लास में पानी को रखा है, तो वो वहीं रहता है, और अगर आप कब पानी गिर भी जाता है फ्लोर पे, इफ इट इज स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, तो वो भी एक जगह ही रहता है. इट्स नॉट गोइंग लाइक हियर एंड देयर कि एक ड्रॉप उधर चली गई, दूसरी ड्रॉप उधर चली गई, ऐसा नहीं होता है, राइट. सो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लीस्ट अमंगस्ट द लिक्विड्स. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. गैसेस को तो हम छू ही नहीं सकते हैं, देख ही नहीं सकते हैं, तो हम उनको आपको जो है शो ऑफ नहीं कर सकते. हाउ कैन वी शो दैट, राइट? तो उसमें हम I will be showing to you later the difference between solid, liquid and gases. So here we will move to the next. It's important to know that we have three states of matter: the solid state, the liquid state and the gaseous state. अभी ये जो states of matter हैं, these arise due to the variation in characteristics of the particles of matter. ठीक है, इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो अभी हमने अट्रैक्शन की बात की ना, उसी के बारे में, उसी के बेसिस पे वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स की. सॉलिड्स के पार्टिकल्स की पैकिंग बहुत टाइट होती है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर. यहाँ पे एक आपको सॉलिड दिखाया है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर क्लोजली पैक्ड, और उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है. If we compare it with the liquid, you can see there is a bit more space amongst the particles. और वहीं अगर हम गैसेस से कंपेयर करें, तो सबसे ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में. इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस या फिर इंटर अटोमिक अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, देन लिक्विड्स, एंड सबसे कम जो है वो गैसेस में है. इसी के बेसिस पे वी हैव सम मेजर डिफरेंसेस अमंगस्ट दीज थ्री स्टेट्स. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. सबसे पहले सॉलिड्स की बात करें, तो क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं टाइट पैक्ड होते हैं, इसीलिए दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी सॉलिड है तो उनकी शेप इजीली चेंज नहीं होती है. यू कैन नॉट कंप्रेस देम और यू कैन चेंज देयर शेप, राइट. इसी तरह से लेकिन लिक्विड्स जो हैं, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती है. एक ग्लास पानी को अगर आप एक बाउल में डाल देंगे, तो वो शेप ले लेगा बाउल का, बट
अमाउंट उतना ही रहेगा, उसका अमाउंट इंक्रीज नहीं हो जाएगा, राइट? On the contrary, the gases they neither have fixed shape nor a fixed volume. ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक छोटे कंटेनर में कुछ गैस है, ठीक है, तो उसने उसका ही शेप ले लिया उस कंटेनर का, बट इफ यू ट्रांसफर द सेम गैस इन दी अनदर बिगर कंटेनर और किसी और शेप का भी हो वो, तो क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स उस बिगर कंटेनर की शेप भी ले लेंगे और उसके अंदर पूरे स्प्रेड भी हो जाएंगे, उसी का वॉल्यूम भी ले लेंगे। दैट मीन्स द गैसेस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर। जब वो फ्री हैं तो वो मूव करके जो है कोई भी शेप ले सकते हैं, राइट? जैसे कि सेम एयर है, आप डिफरेंट शेप्स के बलून्स में जब डालते हैं उसको इन्फ्लेट करने के लिए तो डिफरेंट शेप्स ले लेता है ये, राइट? देन सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, वही है कि क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, कंप्रेस करके ये कहाँ जाएंगे, राइट? सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड्स के बीच में भी स्पेस कम होता है तो इनको भी बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बट गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, सुना है ना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सभी गैसेस जो हैं कंटेनर्स में फिल की जाती हैं अंडर कंप्रेशन। इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो इनका टेम्परेचर लो करके, इनकी एनर्जी को कम करके इनको जो है कंप्रेस करके किसी भी कंटेनर्स के अंदर फिक्स किया जाता है, फिल किया जाता है। देन सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी तो हाई होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत कम है। लिक्विड्स की डेंसिटी मॉडरेट रहती है बिकॉज दे हैव सम स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, एंड गैसेस दे हैव वेरी वेरी लो डेंसिटीज बिकॉज देयर इज वेरी लेस मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप देखिए इन तीनों का जो है सेम टाइप का बीकर है, सेम टाइप का कंटेनर है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स हैं, अगर इस पूरे कंटेनर को फिल कर दिया जाए तो पार्टिकल्स बहुत सारे आएंगे। यहाँ इन्होंने किया नहीं हुआ है, बट एनीवेज लिक्विड के केस में आप देख लीजिए कि जब इतना लिक्विड है तो कितने पार्टिकल्स हैं, वेरी मच पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसी कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स बहुत कम हैं। दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी गैसेस की सबसे कम होती है। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्री नहीं है तो वो कंटेनर में फैल नहीं सकते ना इधर उधर। अगर आपने किसी कॉइन को बीकर में रख दिया तो वो कॉइन ही रहेगा, ठीक है? लिक्विड को अगर हम कंटेनर में डालते हैं तो अगर मान लीजिए इससे हमने एक बड़े कंटेनर में डाल दिया तो वहां वो स्प्रेड नहीं होंगे, लिक्विड उतना ही रहेगा, शेप चेंज कर लेगा अपनी लेकिन उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, राइट? वो अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह से अगर हम गैसेस की बात करें तो जैसे ही किसी गैस को छोटे कंटेनर से किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है तो वो बड़े कंटेनर को भी पूरी तरह से फिल कर देती है, क्यों? उसके पार्टिकल्स फ्री हैं टू मूव, राइट? देन सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है सॉलिड्स की। लिक्विड्स जो हैं जनरली इजीली फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करते हैं, तो लिक्विड्स और गैसेस को टुगेदर वी कॉल देम फ्लूइड्स। ओके, अ फ्लूइड इज दैट विच कैन फ्लो। तो सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते जबकि लिक्विड्स और गैसेस जो हैं फ्लो कर सकती हैं, राइट? नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस, आइस, कोल, वुड, स्टोन, आयरन, आप देख सकते हैं ये सभी सॉलिड हैं, राइट? वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, पेट्रोल, ये सभी क्या हैं? लिक्विड्स हैं। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम, ये सभी क्या हैं? गैसेस हैं। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल्ड explanation on the three states of matter. I hope you guys have understood. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने पढ़ लिया कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस जो हैं तीन तरह के हमारे पास स्टेट्स हैं मैटर के, बट क्या ये मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड गैस में, या फिर वाइस वर्सा, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अभी देखिए नीचे जो फिगर है, ध्यान से देखिएगा बेटा एवरीबडी, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं ऑफ कोर्स, ठीक है? तो जब इन पर कूलिंग की जाती है, ठीक है, जब इनको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। लिक्विड्स को फर्दर कूलिंग की जाती है तो पार्टिकल्स अपनी एक डेफिनेट अरेंजमेंट में आ जाते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड। जब सॉलिड को हीट दी जाती है,
व्हेन द सॉलिड इज हीटेड तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है, वो एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से लिक्विड को जब हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं उनको और भी एनर्जी मिल जाती है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू देयर गैसियस स्टेट। ओके, सो दिस कूलिंग एंड हीटिंग कैन हेल्प द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर गेट इंटरचेंज्ड। ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको मेल्टिंग कहा जाता है। लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, दोनों ही कह सकते हैं इसको हम। गैस को जब व्हेन द गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इट इज नोन एज कंडेंसेशन, पढ़ा होगा आपने वाटर साइकिल में। लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। ठीक है, एक ये सभी जो हैं melting and freezing are opposite processes, vaporization condensation are opposite processes. There is a special process in which solid is directly converting into gas without turning into liquid, तो उसको बोलते हैं sublimation। ठीक है, जैसे आपने कैम्फर के बारे में सुना होगा, कपूर होता है, उसकी एक टैबलेट को अगर आप ओपन में रख दें तो उसमें लिक्विड नहीं आता है, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस, उसकी खुशबू जो है सारी जगह फैल जाती है, राइट? उसको जब हीट करते हैं इट डायरेक्टली इवेपोरेट्स, लिक्विड नहीं बनता है मेल्ट होके, सो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और जब गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए इट इज नोन एज रिवर्स सब्लिमेशन, राइट? हियर वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नो, मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटर अटोमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, अट्रैक्शन है जो, वो बहुत ज़्यादा है। तो सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्यों? उनके पार्टिकल्स में जो है इंटर अटोमिक अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, लिक्विड्स के डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और गैसेस का भी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, तो बिकॉज यू सी द पार्टिकल्स आर very much far away. So next topic, moving on to the next topic, factors affecting evaporation। अभी evaporation के बारे में हमने सबसे पहले जानना है कि होता क्या है। It is the phenomenon of change of a liquid into its vapors at any temperature below its boiling point। मतलब अगर हम किसी भी लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे रख दें उसके बॉइलिंग पॉइंट से लेस टेम्परेचर पे, तो वो अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जिसके बारे में आप सबने कई बार जो है पढ़ा है। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इवेपोरेशन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल ऑल्सो, और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग हियर अबाउट द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ ये जो मैंने एक पिक्चर आपके सामने शो की है ना, इट इज़ शोइंग टू यू वेरी क्लियरली दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, लो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन स्लोली होगा। आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में अगर आप कोई वाटर, आपके जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, राइट? बिकॉज देर इज अ वेरी ब्राइट सन, टेम्परेचर इज हाई। वही अगर हम विंटर्स में कंपेयर करें तो हमारे क्लोथ जल्दी नहीं सूख पाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर, वो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही इवेपोरेशन जल्दी होगा। आप नोटिस कर सकते हैं कि आप एक ग्लास पानी रख दीजिए और एक जो है कोई फ्लैट कंटेनर हो, प्लेट हो, उसके अंदर पानी रख दीजिए। If you keep them both together, you will observe that the water of the plate will be evaporated first, because more is the surface area, more will be the number of particles interacting with the air, and they will go away as vapors, right? Then humidity, आजकल जैसा वेदर चल रहा है, काफी रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में भी जो है इवेपोरेशन पे फर्क पड़ता है। आजकल भी हमारे कपड़े बहुत जल्दी से नहीं ड्राई हो रहे हैं। वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ एयर कंडीशनर्स, व्हाई? बिकॉज ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, राइट? क्यों? बिकॉज इफ द एयर इज ऑलरेडी ह्यूमिड, एयर में ऑलरेडी नमी है, तो वो और पानी उसको क्यों चाहिए होगा, राइट? तो सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगा। इफ ह्यूमिडिटी इज हाई, इवेपोरेशन विल बी लो, एंड इफ ह्यूमिडिटी इज लो, इवेपोरेशन विल बी हाई। ठीक है,
अभी आपने नोटिस किया है ना, डेजर्ट कूलर्स जो हैं वो मई जून वाली गर्मी में तो हमें अच्छे लगते हैं, राइट? लेकिन आजकल जो जुलाई अगस्त और सितंबर ये वाले वेदर हैं, तो हमें डेजर्ट कूलर्स अच्छे नहीं लगते हैं, बिकॉज दे स्पिल अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी आउट ऑफ देम। ठीक है, तो आजकल ऑलरेडी इतना ह्यूमिड वेदर है, तो हमें वो अच्छे नहीं लगते हैं, राइट? देन वी हैव विंड स्पीड, another factor very important. We have already we have noticed कि जिस दिन windy day होता है evaporation जल्दी होता है, हमारे जो हमें sweating हुई होती है वो जल्दी से dry हो जाती है. Why? Wind speed also affects. If wind speed is high, evaporation will be high. ठीक है, हमारे clothes भी जल्दी dry हो जाते हैं on a windy day as compared to a non windy day. So these were all the factors affecting evaporation. Moving on to the next topic. Yes, this is the last topic, but not least. It's a very important topic, differences between boiling and evaporation. ठीक है, ये एक बहुत ही important topic है, ध्यान देने लायक है. इसमें आपको मैंने जो है एक बहुत अच्छी टेबल यहाँ रिप्रेजेंट की है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर द डेफिनेशन. उसके बाद हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, किन किन चीज़ों में ये डिफर करती हैं दोनों प्रोसेसेस. अभी बात तो सेम है, दोनों में ही लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डेफिनेशन ऑफ इट. इवेपोरेशन में क्या होता है? द फेज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस. कोई टेम्परेचर इसके अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं है. पहले भी हमने पढ़ा कि एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन इसमें क्या होगा बॉइलिंग में? इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज हीटेड अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड देन इट इज वेपराइज्ड. ठीक है, बबल्स फॉर्मेशन. इवेपोरेशन में कोई बबल्स हमें नहीं नजर आते हैं जनरली, और बॉइलिंग में तो आपने देखा ही है जब पानी बॉईल करते हैं चाय बनाने के लिए. लिक्विड पे क्या इफेक्ट है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. यू सी, अभी हमने सरफेस एरिया की बात की थी ना, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा. क्यों? बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. इवेपोरेशन जब होगा तो सबसे पहले ऊपर की लेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट होंगे. ठीक है, और इसी तरह से लेयर बाय लेयर इवेपोरेशन होता रहेगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग अकर्स इंटायरली, राइट? पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है दैट कंप्लीटली बॉइल्स टुगेदर, और उसमें से बबल्स आते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, और सारे पार्टिकल्स एक साथ जाते हैं, राइट? रेट, स्पीड की बात करेंगे तो इवेपोरेशन इज अ स्लोअर प्रोसेस while boiling is a fast one. Naturality, इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है. इवेपोरेशन हर वक्त होता रहेगा, whether you heat the liquid or not. But boiling is unnatural process. We need to provide heat from ourselves. Okay. Spontaneity, evaporation is a spontaneous process, अपने आप होने वाला. evaporation अपने आप होता है, जबकि boiling जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको हमें करवाना पड़ता है. Then temperature, evaporation is not temperature specific, but boiling is, right? Boiling के लिए proper एक temperature तक heat करना ही पड़ता है liquid को. External source, evaporation में नहीं है required, like हमें कोई बाहर से energy नहीं देनी पड़ती है, but in this case boiling we need to heat the liquid. इसका एग्जाम्पल जो है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर. कोई भी लिक्विड है, पानी है, आप रख दीजिए, इट इवेपोरेट्स सिंपली एट रूम टेम्परेचर. कुछ टाइम बाद ये उड़ जाता है. एंड वाटर को लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करते हैं तभी वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज बॉइलिंग. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. आई होप आई हैव गिवन यू द कंप्लीट एंड कॉम्पैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. अभी मैं जो अगली वीडियो बनाने वाली हूँ इसी चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी. ठीक है, वन बाय वन. तो प्लीज स्टे कनेक्टेड. इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑल्सो, राइट? So in the end, I want to thank you all the wonderful subscribers, all my viewers. Keep liking and subscribing my channel. If you guys have some queries, you can also post them in the comment section. I will be waiting. Just stay in touch. Thank you.